हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एचएस कोड के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन होती है, एचएस कोड, जिसके बेस पर हम टैक्स या ड्यूटी को वैल्यू के उसकी एसेसेबल वैल्यू के ऊपर चार्ज करते हैं। तो एचएस कोड हर कंट्री का कॉमन होता है किसी कंट्री के लिए 8 डिजिट का, जैसे यूएस में से 6 डिजिट है कोई भी कंट्री। 6 डिजिट की हर एक कंट्री की कॉमन होता है। बाकी लास्ट के 2 डिजिट कंट्री वाइज उनके कंट्री वाइज हो गया या उनका बजट के हिसाब से चेंजेस आते हैं। वो लास्ट की 2 डिजिट में ही चेंजेस आते हैं। अभी जैसे कि इंडिया की बात करूं तो इंडिया में 6 डिजिट कॉमन है और लास्ट की 2 डिजिट जो हैं वो हर बजट के हिसाब से चेंज होता रहता है। अब जैसे कि सरकार हर साल अपना बजट लेके आते हैं, तो जो भी चेंजेस करने होते हैं वो दो डिजिट के हिसाब से चेंजेस करते हैं। तो स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है एचएस कोड का वो 6 डिजिट है। बाकी 2 डिजिट हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, कंट्री वाइज उनके टैक्स के स्लैब के हिसाब से चेंज हो सकता है। तो बेसिकली एचएस कोड है क्या? एचएस कोड का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है? यहाँ पर एचएस कोड का मतलब है, मैं आपको एक्सप्लेन करके डेफिनेशन पढ़ता हूँ, उसके हिसाब से आप कोशिश कीजिए समझने की। मैं इसको और संक्षेप में थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। तो बेसिकली द एचएस कोड is the harmonized system is a standardized numerical method of classifying traded product. It is used by countries around the world to uniformly identify and describe product for purposes such as assessing duties and gathering statistics. So यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं। Like HS code are 6 digit long based on the chapter, heading, subheading under which the imported goods is found. Like example, HS code 0902-10. 09 is chapter of coffee, tea, meat and spices. 0902 heading tea, whether or not flavored. अब यहाँ पे कुछ अपना एचएस कोड के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो चैप्टर है वो है 09। उसके बाद हम बात करते हैं हेडिंग। हेडिंग जो बनता है 0902, राइट। सब हेडिंग जो आता है 6 डिजिट का, जो 090210, तो ये बन गया सब हेडिंग। तो बेसिकली यहाँ पर जो चलता है अपना इंडिया के अंदर, वो 6 डिजिट कॉमन होते हैं जो कभी चेंज नहीं हो सकता। और बाकी 2 डिजिट बजट के हिसाब से अगर उनको सरकार को कुछ भी चेंजेस करने हैं या कुछ नई एडिशनल चीज़ें लानी हैं, तो उसमें हम 2 डिजिट के अनुसार हम चेंज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कंट्री वाइज। अब एचएस कोड इंडिया के हिसाब से क्या है, हम जानेंगे। द हार्मोनाइज्ड सिस्टम codes are a 6 digit number used to classify the goods for international trade and application of tariffs. Created by World Custom Organization, the chess code are updated once every 5 years and used by over 200 countries in countries. 200 का ओवर मतलब 200 कंट्री से ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। In India, the HS code is also commonly as the HSN code.
इंडिया में जो ज़्यादातर HSN कोड से ही, मतलब हर कंट्री जो है वो HSN से ही जानती है। इंडिया में भी हम HSN से ही जानते हैं। अब HSN है क्या बेसिकली, जैसे कि मैंने आपको समझाया 6 डिजिट कॉमन होते हैं, वैसे ही 9 कस्टम टैरिफ एक्ट जो है हमारा 1962, जिसमें कि आपको 1 to 98 चैप्टर मिलते हैं। जो हमारी कस्टम टैरिफ है वो हम 1 to 98 चैप्टर्स में डिवाइड है, और चैप्टर वाइज डिपेंड करता है। जैसे कि 1 से लेके 5 चैप्टर जो है एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट के जाते हैं, ठीक है, क्लासीफाई होते हैं। 6 to 15 चैप्टर वेजिटेबल प्रोडक्ट्स क्लासीफाई किए जाते हैं। प्लांट, फॉर एग्जांपल प्लांट, कॉफ़ी, टी। 16 to 24 फूड स्टफ्स में हम क्लासिफिकेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल मीट, डेयरी, प्रीपेयर्ड फूड्स। फर्दर हम 25 to 27 मिनरल प्रोडक्ट्स लाइक सॉल्ट, अर्थ, मिनरल फ्यूल्स। 28 to 38 chapter like chemical products. 39 to 40 plastic and rubber product, right? Further 41 to 43 like raw hides, skins, leather and furs, मतलब कोई भी आपका लेदर से रिलेटेड या कोई स्किन हाइड्स से रिलेटेड कोई भी क्लासिफिकेशन होगी। 41 to 43 क्लासिफिकेशन होती है। ये मैं आपको एक मोटा मोटा आपको क्लासिफिकेशन जो बता रहा हूँ वो ये परफेक्ट क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन हाँ एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस स्लैब में क्या से क्या क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग। 44 to 49 लाइक वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स क्लासिफिकेशन होते हैं। वहीं हम बात करते हैं चैप्टर 50 to 63 टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। ये चैप्टर बहुत लेंदी है, ये सिल्क से स्टार्ट होता है और आपका 63 टेक्सटाइल प्रोडक्ट, अदर प्रोडक्ट तक क्लासिफिकेशन की जाती है इसकी। वहीं पे हम बात करते हैं 64 to 67 फुटवियर हो गया, हेलमेट हो गया, कैप्स हो गई, हेड गियर्स हो गई। यहाँ आपकी क्लासिफिकेशन की जाती है 64 चैप्टर से लेके 67 चैप्टर तक। लाइक मतलब कि जूते से लेके अपना हेलमेट, कैप्स और ये सर से लेके पैर तक की क्लासिफिकेशन। वहीं पे अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं 68 to 71 आर्टिकल ऑफ स्टोन्स, प्लास्टर, सीमेंट, एस्टोस, ग्लास। 72 to 83 बेस मेटल एंड अदर आर्टिकल्स देयर ऑफ, मतलब उनके पार्ट्स, आयरन, स्टील, कॉपर। नेक्स्ट जो है आपका मशीनरी एंड मैकेनिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। मीन्स ये दो चैप्टर हैं जो कि 84 एंड 85 मशीन से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो मैकेनिकल अप्लायंसेस हो चाहे इलेक्ट्रिकल। 86 to 89 ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट लाइक आपका शिप्स हो गया, रेलवे ट्रांसपोर्ट हो गया, इनके जो भी असेंबलीज हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, वो क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं 90 to 97, जिसमें जाते हैं इंस्ट्रूमेंट टू मेजरिंग, म्यूजिकल, मिसलेनियस और आपका मेडिकल से रिलेटेड। ये सारा क्लासिफिकेशन जो है उसका 90 to 97 स्लैब में किया जाता है। हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए HS कोड के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, इंपोर्ट या हो या एक्सपोर्ट हो, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन होती है, HS कोड, जिसके बेस पर हम टैक्स
या ड्यूटी को वैल्यू के उसकी एसेसेबल वैल्यू के ऊपर चार्ज करते हैं। तो एचएस कोड हर कंट्री का कॉमन होता है। किसी कंट्री में 6 डिजिट का होता है, किसी कंट्री में 8 डिजिट का होता है, किसी कंट्री में 10 डिजिट का होता है। 6 कंट्रीज़ का बहुत ही कम होता है, बेसिकली 8 डिजिट का होता है। और जैसे यूएस और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो कि 10 डिजिट का यूज़ करते हैं। बेसिकली 8 डिजिट का ही मोस्टली 8 डिजिट का ही होता है, जिसमें से 6 डिजिट है कोई भी कंट्री। 6 डिजिट की हर एक कंट्री की कॉमन होता है। बाकी लास्ट के 2 डिजिट कंट्री वाइज उनके कंट्री वाइज हो गया या उनका बजट के हिसाब से चेंजेस आते हैं। वो लास्ट की 2 डिजिट में ही चेंजेस आते हैं। अभी जैसे कि इंडिया की बात करूं तो इंडिया में 6 डिजिट कॉमन है और लास्ट की 2 डिजिट जो हैं वो हर बजट के हिसाब से चेंज होता रहता है। अब जैसे कि सरकार हर साल अपना बजट लेके आती है, तो जो भी चेंजेस करने होते हैं वो दो डिजिट के हिसाब से चेंजेस करते हैं। तो स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है एचएस कोड का वो 6 डिजिट है, बाकी 2 डिजिट हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं कंट्री वाइज, उनके टैक्स के स्लैब के हिसाब से चेंज हो सकता है। तो बेसिकली एचएस कोड है क्या? एचएस कोड का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है? यहाँ पर एचएस कोड का मतलब है, मैं आपको एक्सप्लेन करके डेफिनेशन पढ़ता हूँ, उसके हिसाब से आप लोग कोशिश कीजिए समझने की। मैं इसको और संक्षेप में थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। तो बेसिकली द एचएस कोड इज़ द हार्मोनाइज्ड सिस्टम इज ए स्टैंडर्डाइज्ड numerical method of classifying traded product. It is used by countries around the world to uniformly identify and describe product for purposes such as assessing duties and gathering statistics. So यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं। Like HS code are 6 digit long based on the chapter, heading, subheading under which the imported goods is found. Like example, HS code 0902-10. 09 is chapter of coffee, tea, meat and spices. 090902 heading tea, whether or not flavored. अब यहाँ पे कुछ अपना एचएस कोड के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो चैप्टर है वो है 09। उसके बाद हम बात करते हैं हेडिंग। हेडिंग जो बनता है 0902, राइट। सब हेडिंग जो आता है 6 डिजिट का, जो 090210, तो ये बन गया सब हेडिंग। तो बेसिकली यहाँ पर चलता है अपना इंडिया के अंदर वो 6 डिजिट कॉमन होते हैं जो कभी चेंज नहीं हो सकता। और बाकी 2 डिजिट बजट के हिसाब से अगर उनको सरकार को कुछ भी चेंजेस करने हैं या कुछ नई एडिशनल चीज़ें लानी हैं तो उसमें हम 2 डिजिट के अनुसार हम चेंज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कंट्री वाइज। अब एचएस कोड इंडिया के हिसाब से क्या है हम जानेंगे। The harmonized system codes are a 6-digit number used to classify the goods for international trade and application of tariffs. Created by World Customs Organization, the chess code are updated once every 5 years and used by over 200 countries in countries. 200 का ओवर मतलब 200 कंट्री से ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं।
In India, the HS code is also commonly as the HSN code. इंडिया में जो ज़्यादातर HSN कोड से ही, मतलब हर कंट्री जो है वो HSN से ही जानती है। इंडिया में भी हम HSN से ही जानते हैं। अब HSN है क्या बेसिकली, जैसे कि मैंने आपको समझाया 6 डिजिट कॉमन होते हैं, वैसे ही 9 कस्टम टैरिफ एक्ट जो है हमारा 1962, जिसमें कि आपको 1 to 98 चैप्टर मिलते हैं। जो हमारी कस्टम टैरिफ है वो हम 1 to 98 चैप्टर्स में डिवाइड है और चैप्टर वाइज डिपेंड करता है। जैसे कि 1 से लेके 5 चैप्टर जो है एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट के जाते हैं, ठीक है, क्लासीफाई होते हैं। 6 to 15 चैप्टर वेजिटेबल प्रोडक्ट्स क्लासीफाई किए जाते हैं। प्लांट, फॉर एग्जांपल प्लांट, कॉफ़ी, टी। 16 to 24 फूड स्टफ्स में हम क्लासिफिकेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल मीट, डेयरी, प्रीपेयर्ड फूड्स। फर्दर हम 25 to 27 मिनरल प्रोडक्ट्स लाइक सॉल्ट, अर्थ, मिनरल फ्यूल्स। 28 to 38 chapter like chemical products. 39 to 40 plastic and rubber product, right? Further 41 to 43 like rawhides, skins, leather and furs, मतलब कोई भी आपका लेदर से रिलेटेड या कोई स्किन हाइड्स से रिलेटेड कोई भी क्लासिफिकेशन होगी। 41 to 43 क्लासिफिकेशन होती है। ये मैं आपको एक मोटा मोटा आपको क्लासिफिकेशन जो बता रहा हूँ वो ये परफेक्ट क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन हाँ एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस स्लैब में क्या से क्या क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग। 44 to 49 लाइक वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स क्लासिफिकेशन होते हैं। वहीं हम बात करते हैं चैप्टर 50 to 63 टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। ये चैप्टर बहुत लेंदी है, ये सिल्क से स्टार्ट होता है और आपका 63 टेक्सटाइल प्रोडक्ट, अदर प्रोडक्ट तक क्लासिफिकेशन की जाती है इसकी। वहीं पे हम बात करते हैं 64 to 67 फुटवियर हो गया, हेलमेट हो गया, कैप्स हो गई, हेड गियर्स हो गई। यहाँ आपकी क्लासिफिकेशन की जाती है 64 चैप्टर से लेके 67 चैप्टर तक। लाइक मतलब कि जूते से लेके अपना हेलमेट, कैप्स और ये सर से लेके पैर तक की क्लासिफिकेशन। वहीं पे अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं 68 to 71 आर्टिकल ऑफ स्टोन्स, प्लास्टर, सीमेंट, एस्टोस, ग्लास। 72 to 83 बेस मेटल एंड अदर आर्टिकल्स देयर ऑफ, मतलब उनके पार्ट्स, आयरन, स्टील, कॉपर। नेक्स्ट जो है आपका मशीनरी एंड मैकेनिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। मीन्स ये दो चैप्टर हैं जो कि 84 एंड 85 मशीन से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो मैकेनिकल अप्लायंसेस हो चाहे इलेक्ट्रिकल। 86 to 89 ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट लाइक आपका शिप्स हो गया, रेलवे ट्रांसपोर्ट हो गया, इनके जो भी असेंबलीज हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, वो क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं 90 to 97, जिसमें जाते हैं इंस्ट्रूमेंट टू मेजरिंग, म्यूजिकल, मिसलेनियस और आपका मेडिकल से रिलेटेड। ये सारा क्लासिफिकेशन जो है उसका 90 to 97 स्लैब में किया जाता है। बेसिकली हम लोग क्लासिफिकेशन जो करते हैं वो ज़्यादातर जो क्लासिफिकेशन की जाती है
बेसिकली मैं क्लासीफायर हूँ और अम, पिछले 16-17 साल से मैं कंटिन्यूसली अपने जो क्लासिफिकेशन करता हूँ, क्लासिफिकेशन के कुछ रूल्स बने हुए हैं जिससे हम ये जनरल रूल्स होते हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया के बेस पे ही काम करते हैं, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे काम करते हैं, और जिसे कि हम कहते हैं जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द HSN, राइट। एक नोमेनक्लेचर है, ये नोमेनक्लेचर इंडिया के हिसाब से ही काम नहीं करता। बेसिकली ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से डिज़ाइन है, जिसके अकॉर्डिंग हर कंट्री को ये चीज़ इस चीज़ को फॉलो करना होता है। इसकी गाइडलाइंस, इसके ऑब्लिगेशंस, इसके रेगुलेशंस, इनको फॉलो करना होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे ये 6 रूल्स क्या है, इन रूल्स के हिसाब से क्या हम जानेंगे, क्या क्लासिफिकेशन होना चाहिए, क्या स्पेयर पार्ट्स की क्लासिफिकेशन होती है, क्या कंप्लीट गुड्स की क्लासिफिकेशन होती है, मटेरियल मिक्सचर्स की क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो कुछ चीज़ों में डिवाइड है, जिसे इसे 6 रूल्स में डिवाइड किया गया है। तो हम एक एक करके इनको जानेंगे, 6 रूल्स क्या है इनके बारे में जानेंगे। तो मैं आपको समराइज़ करता हूँ थोड़ा सा इसको ना। The general rules of interpretation of the HSN constitute a 6 rules legally binding frame used to classify the goods consistently, right? Classification determined by the specific text of heading and chapter chapter notes, ensuring that the goods are correctly identified for the tariff purpose, right? अभी रूल्स क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। रूल नंबर 1, section and chapter titles are for ease of reference only. Legal classification is determined by the terms of the heading, subheading, and any relative sections or chapter notes. सेकंड जो है इनकम्प्लीट और अनअसेंबल में ऑब्लिक मिक्सचर्स के लिए। तो रूल नंबर 2A, इनकम्प्लीट ऑब्लिक अनफिनिश्ड, an article if incomplete or unfinished is classified as the finished item if it has the essential character of that finished article. Rule number 2B, materials/mixtures. Reference to a material includes mixtures or combination of that material with others. Rule number 3, multiple headings. If goods are classifiable under 2 or more headings, the following apply. 3A, specificity. The heading with the most specific description takes precedence over the general descriptions. Rule number 3B, essential characteristic. Mixtures, composites, and set are classified the component that gives their essential characters. Rule number 3C, last in numerical order. If 3A and 3B fail, the item is classified under the heading that occurs last in the numerical order. Rule number 4, kinship rule. The goods that cannot be classified under rule 1, 2, 3 are classified under the heading the most closely resembles the most akin. Rule number 5, container/packing.
cases, containers, and packing material designed for a specific long-term use with the goods are classified with the goods, for example musical instruments. This does not apply if the packing is suitable for repetitive use. Okay. Rule number 6, subheadings. Classification at the subheading level is determined by the term of the subheading and subheading nodes comparing only within their same level. These rules must be applied in sequential order. Very good. अब हम इसको वन बाय वन इसकी एक्सप्लेनेशन जानेंगे. रूल नंबर 1, अनुभाग अध्याय के शीर्षक केवल संदर्भ की सुगमता के लिए हैं. कानूनी वर्गीकरण शीर्ष को संबंधित अनुभाग अध्याय संबंधी टिप्पणियों के आधार पर निर्धारित किया जाता है. बेसिकली हिंदी में तो समझ आएगा नहीं, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ. कोई भी सेक्शन, चैप्टर का कोई भी सेक्शन होता है, सेक्शन नोट्स जिसे हम बोलते हैं. चैप्टर टाइटल, जैसे चैप्टर के ऊपर जो लिखा होता है सबसे हेडिंग होती है टाइटल, जिसे हम टाइटल बोलते हैं. वो सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं. लीगल क्लासिफिकेशन डिटरमाइन नहीं की जा सकती हेडिंग इनके सेक्शन और चैप्टर नोट्स के बेस पे. लीगल क्लासिफिकेशन सिर्फ हम लोग हेडिंग, सब हेडिंग के रिलेटिव सेक्शन और उसके रिलेटिव सेक्शन और चैप्टर नोट के हिसाब से ही क्लासीफाई कर सकते हैं. मतलब हेडिंग और सब हेडिंग के बेस पे ही क्लासिफिकेशन की जा सकती है. चैप्टर नोट या सेक्शन नोट के हिसाब से क्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं है. तो इसीलिए कहते हैं रूल नंबर 1, टाइटल्स एंड लीगलिटी. अब क्लासिफिकेशन हम रूल नंबर 2 के हिसाब से करते हैं. इनकम्प्लीट अनफिनिश्ड. एन आर्टिकल इफ इनकम्प्लीट और अनफिनिश्ड इज क्लासिफाइड एज द फिनिश्ड देन इफ इट हैज़ द एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ दैट फिनिश्ड आर्टिकल. कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या पार्ट जो कि अनफिनिश्ड फॉर्म में है, लाइक मोटरसाइकिल के टायर नहीं आ रहे हैं, बाकी पूरा असेंबल है, तो उसकी क्लासिफिकेशन हम मोटरसाइकिल की ही जो क्लासिफिकेशन होती है उसमें क्लासीफाई करेंगे. राइट. मतलब कि 90% तो मोटरसाइकिल है, उसके टायर खोल दिए, आप उसको डिसअसेंबल करके आप इंपोर्ट कर रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको पार्ट्स में क्लासिफिकेशन कर देंगे, नहीं. उसकी जो क्लासिफिकेशन होगी वो मोटरसाइकिल, कंप्लीट मोटरसाइकिल के रूप में ही किया जाएगा. ऐसा नहीं है कि आप उसको पार्ट में क्लासिफिकेशन कर दें, ऐसा तो नहीं है. जो टैक्स उस पर मोटरसाइकिल पे लगना है वही पूरा का टैक्स, चाहे आप टायर को के समेत लेके आए, चाहे टायर के बिना लेके आए. इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं उसमें ये रूल ये कहता है कि आप अनफिनिश्ड या इनकम्प्लीट फॉर्म में भी लेके आ रहे हैं, तब भी क्लासिफिकेशन जो की जाएगी उसकी जो इंपोर्ट के अकॉर्डिंगली क्लासिफिकेशन जो की जाएगी कंप्लीट के रूप में की जाएगी, ना कि इनकम्प्लीट रूप में करें, नहीं. सेकंड है 2B, मटेरियल और मिक्सचर्स. ये क्या कहते हैं? रेफरेंस टू मटेरियल इंक्लूड्स मिक्सचर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ दैट मटेरियल विद अदर्स. मिक्सचर है कोई भी मटेरियल का, अब उसमें जस्ट समटाइम्स फॉर एग्जांपल फैब्रिक की जो कंपोजिशन है, फैब्रिक में बेसिकली जो
स्टेपल जो फैब्रिक कैसे बनता है, स्टेपल और फाइबर और मैनमेड फाइबर। अब जो फैब्रिक है उसकी कंपोजिशन अलग अलग है। आपने मार्केट में जब जाते हैं आप, तो हम सबसे पहले पूछते हैं कि कंपोजिशन क्या है इसकी। कंपोजिशन के हिसाब से जैसे बोलते हैं 100% कॉटन है। क्या वो 100% कॉटन होता है? नहीं। जो बेचने वाला है उसने अपना मटेरियल बेचना है आप लोगों को। अब जब मटेरियल बेचना है तो हम उसकी टेस्टिंग करने नहीं जा रहे कि मतलब 100% कॉटन है क्या है। तो हम सिर्फ एक अंदाज़ा और जो उसके बोलने के बेस पे ही हम उसको ख़रीदते हैं। मतलब वो एक बेसिकली माइंडसेट क्या है, जो महंगा कपड़ा होता है वो ज़्यादा मतलब महंगे के रूप में हम ख़रीद लेते हैं। वो जो उसकी प्योरिटी अच्छी होगी ये सोच के हम लोग ख़रीदते हैं। बेसिकली उसको टेस्टिंग करने कोई नहीं जाता। अभी जैसे कि कंपोजिशन की बात जब करते हैं कि लाइक 80% कॉटन, 20% पॉलिस्टर, तो ये कंपोजिशन होगी। अभी क्या है, इसमें मिक्सचर क्या है? मिक्सचर यही है, कॉटन पॉलिस्टर। किस चीज़ का ज़्यादा मिक्सचर है ना? तो ऐसी कोई मटेरियल बेसिकली टू बी जो डिपेंड है उसके 3B के हिसाब से, रूल 3B के हिसाब से एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी, मेन चीज़ ये है। तो हमें रूल 2B के लिए हमें 3B भी समझना पड़ेगा। तो अभी 3 स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल हेडिंग्स, इफ़ गुड्स आर क्लासिफाइड अंडर 2 और मोर हेडिंग्स। मतलब जैसे कि मैंने आपको बोला 80% कॉटन और 20% पॉलिस्टर। 80% जो कॉटन है, कॉटन की जो क्लासिफिकेशन है लाइक 52 एंड द पॉलिस्टर इज 54। सो यहाँ पे 2 क्लासिफिकेशन है। अभी जो हमें जो क्लासिफिकेशन करनी है, अभी क्लास हो रहा है यहाँ पे 50 में कॉटन में क्लासिफिकेशन करनी है या पॉलिस्टर में करनी है। रेट ऑफ ड्यूटी अलग अलग है। अब हमें ये भी देखना पड़े डाइड है, अनडाइड है, ब्लीच्ड है, प्रिंटेड है। तो काफ़ी कैटेगराइज किया गया, काफ़ी डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज किया गया पूरा फैब्रिक को। तो 1 बाय 1 पहले हम रूल को क्लियर करते हैं, उसके बाद क्लासिफिकेशन काफ़ी डीपली है और इन चीज़ों को समझने के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए। और मैं आप लोगों को मोटा मोटा बता रहा हूँ किस हिसाब से हम क्लासिफिकेशन करते हैं और किस हिसाब से क्लासिफिकेशन करनी चाहिए। तो अभी 3A की बात करते हैं हम लोग। स्पेसिफिसिटी, बेसिकली द हेडिंग with the most specific description takes precedent over general description। मतलब कि जो चीज़ टैरिफ में बाय नेम दिया गया है, जिसका टैक्स स्लैब टैरिफ में ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, उसको हम किसी अदर्स की हेडिंग में क्लासीफाई कर ही नहीं सकते। इट इज़ वेरी क्लियर। जो चीज़ हमें स्पेसिफाई दिया गया है टैरिफ एक्ट 1975 में, उस चीज़ को हम अदर्स की क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लासिफिकेशन के समय हम इनवॉइस देखते हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन देखी और हमने क्लासीफाई कर दिए। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम अदर्स की, ये प्रैक्टिस है, ट्रेड की प्रैक्टिस है। हम लोग ज़्यादा अदर्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, लेकिन जो चीज़ स्पेसिफाई है टैरिफ में उसको हम स्पेसिफाई में ही क्लासिफिकेशन करना चाहिए। बेसिकली मैं जैसे कि करता हूँ, मैं अपनी क्लासिफिकेशन जब भी करता हूँ मैं अपने उसी हिसाब से क्लासिफिकेशन करता हूँ जो कि गुड्स किस हिसाब से, कमोडिटी किस हिसाब से क्लासिफाई करना चाहिए। अब ये आपको क्लियर हो गया 3A, मतलब जो स्पेसिफाई है वो स्पेसिफाई है, राइट। देन अब बात करते हैं रूल नंबर 3B, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि 2B इसके बिहाइंड जो काम कर रहा है, 2B रूल नंबर 2B काम कर रहा है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए इसकी 3B की डेफिनेशन पढ़ता हूँ सबसे पहले। तो मैं मिक्सेस composite goods and sets are classified by the component that gives them their essential characteristics,
राइट। एसेंशियल कैरेक्टर क्या है? लाइक रिमोट, और एग्जांपल मोबाइल फ़ोन या टैबलेट। टैबलेट जो आपके गैजेट्स हैं, टैबलेट बेस्ट एग्जांपल। कई लोग टैबलेट को उसके फंक्शन के हिसाब से क्लासिफिकेशन ना करके डिफरेंट तरीके से 85 75 में क्लासिफिकेशन करते हैं, 85 17 में क्लासिफिकेशन करते हैं, और वो कुछ हद तक सही भी है। बेसिकली भाई कौन ही तो है, उसकी क्लासिफिकेशन ठीक है। रिमोट, रिमोट की क्लासिफिकेशन 8543, क्योंकि 8543 कहता है हैविंग इंडिविजुअल फंक्शन। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है रिमोट का? इंडिविजुअल है, इसलिए मतलब इसके अलावा रिमोट को क्या है, रिमोट को टीवी चलाने के काम आएगा, या फिर हम किसी चीज़ को ऑपरेट करने के काम करते हैं, है ना, उसको ऑन ऑफ, टर्न ऑन किया, टर्न ऑफ किया, उसके लिए काम आता है। ऐसे ही तो हमें देखना है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके हिसाब से 3B का क्लासिफिकेशन करेंगे। 3B हम ऐसे ही क्लासिफिकेशन करते। 3C की बात करते हैं, लास्ट इन द न्यूमेरिकल ऑर्डर। अच्छा, जब दोनों ये रूल 3A 3B नहीं लगते तो हम बात करते हैं नेक्स्ट जो नंबर आता है 3C का। इनकी डेफिनेशन इसकी भी कुछ ऐसे, इफ़ 3A and 3B फेल्स दैट आइटम is classified under the heading that occurs last in the numerical order। मीन्स यहाँ पे हम अदर्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये क्लासीफाई नहीं हो सकता, ये कोई भी प्रोडक्ट है जिसको हम क्लासीफाई जो स्पेसिफिक, देखिए अब सीक्वेंस वाइज बात करेंगे। सीक्वेंस क्या है? 3A 3B 2A 2B 3A 3B 3C। हम 3C की बात कर रहे हैं। 2 में कोई इनकम्प्लीट है, सबसे पहले देखें फॉर्म क्या है उसकी, इनकम्प्लीट फॉर्म है, अनफिनिश्ड है, या पार्ट है, या कोई असेंबली है, या फिर कोई कंप्लीट प्रोडक्ट है, वो देखेंगे सबसे पहले। अब ये डिसाइड करना है आइटम क्या है वो, उसके बाद हम देखेंगे। 2B की बात करें, कंपोजिशन मतलब उसकी मेड ऑफ क्या है, स्टील का है, प्लास्टिक का है, ग्लास का है, ये भी हमने डिसाइड कर लिया। अच्छा, अभी हम बात करते हैं, हम ये हमने डिसाइड किया। अब रूल नंबर 3 की बात करते हैं, मल्टीपल हेडिंग्स। अगर प्लास्टिक का भी इन्वॉल्व है, उसमें प्लास्टिक भी इन्वॉल्व है, अब देख तो प्लास्टिक जैसा रहा है, और उसमें आउटर बॉडी उसकी प्लास्टिक की है, इंटरनल बॉडी उसकी स्टील की है, मल्ट और उसके जो पार्ट्स लगे हुए हैं वो स्टील के हैं, लोहे के हैं। तो मल्टीपल क्लास, नया क्लासीफायर जो हो उसको उसका मेड ऑफ देखेगा सबसे पहले, फिर देखेगा कि इसमें तो आयरन भी है, इसमें तो स्टील भी है, और मल्टीपल इसके पार्ट्स भी है, तो कन्फ्यूज हो जाएगा उस चीज़ को। इसी चीज़ को, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ रूल्स को डिसाइड किया गया। तो उसके बाद आते हैं स्पेसिफाई। अगर वो प्रोडक्ट वो कहीं स्पेसिफाई है, लाइक अब उस प्रोडक्ट जैसे कि कोई कई प्रोडक्ट आपके स्पेसिफाई है ना, जैसे कि आपका हो गया स्कैनर, हो गया स्कैन जो करने स्कैन करते हैं 84 71 60 में स्पेसिफाई है, तो हम स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन करेंगे उसकी। अब 3A देख ले हमने स्पेसिफाई है, तो हम 3A के साथ हमने स्पेसिफाई क्लासिफिकेशन कर दी। नेक्स्ट वन इज 3B एसेंशियल कैरेक्टर। अब आपको पता चल गया है कि स्पेसिफाई भी नहीं है प्रोडक्ट, अब क्या करेंगे भाई, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसके क्या है कैरेक्टर, एसेंशियल कैरेक्टर क्या है उसके।
मतलब कि अगर वो प्लास्टिक का बना हुआ है लेकिन वो काम करता है आपका कोई भी आइटम। अब जूस की मशीन है प्लास्टिक की, जूस की मशीन जो उसका कैरेक्टर क्या है? बनी तो प्लास्टिक की है लेकिन उसकी कैरेक्टर क्या है उसका? जूस निकालना। तो हम उसको जूस की मशीन में क्लासीफाई करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक का है तो प्लास्टिक का बना हुआ तो हम उसको 3926 में क्लासीफाई कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं है। बेसिकली इसीलिए रूल डिसाइड किए गए, तो वहाँ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ डिसाइड करेगा उसकी एक्चुअल क्लासिफिकेशन क्या होनी चाहिए। टैरिफ फैक्ट के हिसाब से उसकी क्लासिफिकेशन उस गुड्स की क्लासिफिकेशन क्या होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ 3C, लास्ट न्यूमेरिकल ऑर्डर। यहाँ पे जो लास्ट न्यूमेरिकल ऑर्डर जहाँ हमने देख लिया कि भी स्पेसिफाई नहीं है, इसका कैरेक्टरिस्टिक पता नहीं चल रहा, तो हम वहाँ पे एक जो भी टैरिफ क्लासिफिकेशन बनाई गई, हम बेसिकली हम बात नहीं कर रहे थे। जब ये सारे रूल सीक्वेंस वाइज यूज़ होने हैं और सारे ऊपर से स्टार्टिंग से टॉप टू बॉटम देखा हमने, सारे सीक्वेंस वाइज प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक देख लिया, फॉर्म क्या है, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, सब देख लिया, सब कुछ चेक कर लिया। उसके बाद हम उसको अगर नहीं समझ आ रहा है, इसके अलावा भी नहीं पता चल रहा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, लास्ट टैरिफ में जो अदर्स की हेडिंग होती है उसमें क्लासिफिकेशन करेंगे। मतलब कि जो ग्रुप होगा 6 डिजिट का, जो उसका ग्रुप होगा उसका जो अदर होगा उसमें क्लासिफिकेशन होगी। अच्छा, हमने 3 तक तो कर लिया है। अब हम कहते हैं मोस्ट टेकन, रूल नंबर 4। यहाँ पे हम रूल नंबर 4 की बात करते हैं। जब हम 1 से लेके 3 तक रूल को यूज़ करके क्लासिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, तब हमारा जो नंबर आता है नेक्स्ट वो है रूल नंबर 4, जिसे हम मोस्ट एकिन के नाम से जानते हैं। बेसिकली मोस्ट एकिन होता क्या है? मोस्ट एकिन जो होता है आपका सिमिलर, एक जैसा, मतलब कि उसके जैसा। लुंगी, फॉर एग्जाम्पल लुंगी, शर्ट, एक शर्ट है आपकी चेक और एक शर्ट है आपकी प्लेन। काम तो दोनों का एक ही है, पहना वो भी जाएगा, पहना वो भी जाएगा, प्राइस डिफरेंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक है चेक और एक सॉलिड फॉर्म में है ना। तो रिटेलर जो है आपको आप जब जब कभी शर्ट खरीदने जाते हैं तो कहते हैं ये शर्ट आपकी 400 रुपये की है चेक वाली, और ये जो प्लेन शर्ट है ये आपकी 600 रुपये की है। तो 200 रुपये का डिफरेंस क्यों? तो अब उसमें चेक के साथ साथ कुछ ऐसा इंटरनल उसका लाइक कुछ सब्सटेंस यूज़ किए हैं उसको चेक शर्ट बनाने में या प्लेन शर्ट बनाने में। तो उसमें कुछ कंपोजिशंस यूज़ की गई है, केमिकल्स यूज़ किए गए हैं कस्टमर के पहनने, मतलब मैन्युफैक्चर करने में, एंड यूज़र के यूज़ करने तक। तो अब हम जानेंगे, अब सपोज़ करो इम्पोर्ट आ रहा है, फॉर एग्जांपल वो शर्ट इम्पोर्ट आ रही है हमारे पास, अब मार्केट में वैल्यू उसकी अवेलेबल नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे? अब दोनों शर्ट है, एक प्लेन एक चेक, उसकी प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे? उसकी क्लासिफिकेशन किस हिसाब से की जाएगी? कहीं स्पेसिफाई नहीं है। तो हम क्या करेंगे? है तो शर्ट, है ना। जो हमारे पास डाटा अवेलेबल होगा इंडिया में कि चेक शर्ट का ये क्लासिफिकेशन है
और उसके हिसाब से देखें डाटा में कि चेक शर्ट कहाँ से, जिस जर्मनी से इतनी चेक शर्ट आई है और क्लासिफिकेशन एक्चुअली क्या है। तो उसे डिसाइड करने के लिए हम उसकी सिमिलर उसके जो होगा हम एकदम हूबहू क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, मतलब एक उसके जैसा सब सिमिलर कर सकते। मोस्ट अकिन मतलब उसके जैसा मोस्ट अकिन में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, है ना। अब यही बात करते हैं हम, मतलब मोस्ट अकिन का मतलब ही यही है, उसके जैसा, है ना। एक फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूँ। एक फ़ोन है एप्पल का और एक फ़ोन है वन प्लस। क्या एप्पल और वन प्लस सेम है? नहीं, एक जैसे हैं लेकिन, है ना। सेम फंक्शन एक है, ठीक है। भाई एप्पल से भी फ़ोन से बात होगी, उससे मैसेज भेजेंगे, उसको हम उस पर सोशल मीडिया भी चलाएंगे, लेकिन फ़र्क है दोनों में, ब्रांड का फ़र्क है, प्राइस का फ़र्क है ना। तो अब जब एप्पल की क्लासिफिकेशन अलग दी हुई है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ क्लासिफिकेशन, तो देखिए दोनों मोबाइल ही हैं और मोबाइल की क्लासिफिकेशन है एक ही है, 85/70/30। चाहे वो एप्पल का हो, आईफोन हो, चाहे वो चाइनीज़ फ़ोन हो, वाई का फ़ोन हो, चाहे अगर वो इम्पोर्ट आ रहा हो, क्लासिफिकेशन वही हो। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है, मोस्ट अगेन मतलब सिमिलर, उसके जैसा, है ना। बेसिकली जब हम सिमिलर गुड्स की वैल्यू जब हम फाइलिंग करते हैं, अपना क्लासिफिकेशन करते हैं होम कंज्यूमर कंट्री की, तो आपने लोगों ने देखा होगा वहाँ पे जब इनवॉइस डिटेल फिल करते हैं, वहाँ पे एक पूछता है वो, है ना। तो वहाँ पे सिमिलर गुड्स की क्लासिफिकेशन क्या है, आइडेंटिकल गुड्स है ना। तो सिमिलर गुड्स बेसिकली मोस्ट अगेन उसके जैसा, प्रॉपर वो नहीं लेकिन उसके जैसा। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 5 की। फॉर एग्जांपल कैमरा, मोबाइल फ़ोन। अभी कहते हैं कि केसेस कंटेनर पैकिंग मटेरियल डिजाइन फॉर स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म यूज विद द गुड्स आर क्लासिफाइड विद द गुड्स, फॉर एग्जांपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, दिस डज नॉट अप्लाई, पैकिंग इज सुटेबल फॉर रिपीटेटिव यूज। कैमरा केसेस हैं, वो उसकी कैमरे के लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हम कैमरा केसेस को लेके, मतलब कैमरे को रखने के लिए स्पेशल डिज़ाइन होते हैं वो लोग, वो प्रोडक्ट, वो उसकी क्लासिफिकेशन क्या होगी। तो जब भी हम कैमरा इंपोर्ट करेंगे, मोबाइल इंपोर्ट करेंगे, तो उसके एक स्पेसिफिक पैकिंग के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए पैकिंग मटेरियल होता है, उसका अलग से क्लासीफाई नहीं किया जाता है अनटिल अनलेस जब तक उसको रिपीटेटिव यूज़ ना हो। तो कैमरे की क्लासिफिकेशन के साथ ही वो पैकिंग मटेरियल क्लासिफाई किया जाएगा। गवर्नमेंट आपसे उस पैकिंग मटेरियल जो कैमरा जिसके साथ जो पैकिंग मटेरियल आ रहा है उसकी क्लासिफिकेशन या उस पर टैक्स नहीं मांग सकती, बिकॉज दैट इज वेरी क्लियरली मेंशन इन दिस रूल नंबर 5। Cases, containers or packing material designed for a specific long-term use with the goods are classified with the goods, right? इसका मतलब यही है कि कैमरे के साथ अगर उसकी पैकिंग मटेरियल, उसके पैकेट आ रहा है, तो उसकी क्लासिफिकेशन सिर्फ कैमरे के साथ ही होगी। कस्टम्स उस पर अलग से टैक्स नहीं मांग सकता। अगर कोई कस्टम ऑफिसर उस पर अलग से आप लोगों से टैक्स मांगता है, तो आप उस रूल के हिसाब से उसमें समझाइए कि सर ये आप गलत कर रहे हैं, इसकी क्लासिफिकेशन इसके साथ ही होगी, अलग से नहीं आएगी, क्योंकि वो उसके साथ आ रहा है। यहीं पे हम बात करते हैं। आप रूल नंबर 5 आप लोगों को समझ आया हो, बहुत अच्छे से समझाया मैंने। यहीं पे हम बात करते हैं रूल नंबर 6 की। रूल नंबर 6 ये कहता है क्लासिफिकेशन एट द सब हेडिंग लेवल
is determined by the terms of the subheading and subheading notes, comparing only with the same level. यहाँ पे जो कहता है सब हेडिंग लेवल के हिसाब से, सब हेडिंग एंड सब हेडिंग नोट्स के हिसाब से जो भी दिया गया हो, बेसिकली हम इसको हेडिंग और सब हेडिंग के लेवल पे ही क्लासीफाई करते हैं। मीन्स 85, फॉर एग्जांपल 3926, 8543 ले लेते हैं एग्जाम्पल, सही से समझ आएगा। 854370 क्या है? 85 चैप्टर, 43 है चैप्टर हेडिंग, 70 इसका सब हेडिंग, राइट। तो हम इसको कंपेयर करेंगे हेडिंग, सब हेडिंग और सब हेडिंग नोट्स के हिसाब से। कोई ऐसी नोट्स तो नहीं दिया गया है, कोई मतलब सीक्वेंस एक तरह का चलेगा, मान के चलिए सीक्वेंस, उसके अदर्स की जो सीक्वेंस आएगी, क्योंकि अपने 1 to 5 यूज़ कर सकें, पहले ही हम 6 पे कब पहुँच गए, क्योंकि सीक्वेंस वाइज होना तो ऊपर से हम देखते आएंगे, है ना। पहला तो लीगली देखा जाए चैप्टर नोट, सब हेडिंग नोट्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन नहीं हो, टाइटल के हिसाब से क्लासिफिकेशन नहीं हो सकती। तो एक्चुअल जो रूल चालू होते हैं वो स्टार्ट होते हैं रूल नंबर 2 से होते हैं, राइट। तो ये हमारा कुछ क्लासिफिकेशन करने के रूल्स थे, जिसको हमने बहुत अच्छे से जाना। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए, इन चीज़ों को प्रैक्टिकली जब तक कोई व्यक्ति नहीं करता है यूज़ डे टू डे रूटीन लाइफ में, जब हम अपने ऑफिस में क्लासिफिकेशन करते हैं, क्या टैक्स है, किस हिसाब से HSN यूज़ होता है ना, ये सब चीज़ें करने पे ही बहुत अच्छे से समझ आता है कि क्लासिफिकेशन एक्चुअली है क्या, क्लासिफिकेशन किस हिसाब से की जाती है, टैक्स, कितना टैक्स इस पर चार्ज होता है, किस हिसाब से BCD लगती है, किस हिसाब से SW सर्च चार्ज लगता है ना, AIDC की नोटिफिकेशंस के, काफ़ी कुछ सीखने का है। हम धीरे धीरे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे किस हिसाब से क्लासिफिकेशन होती है, क्या बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है, क्या SW सर्च चार्ज होते हैं, क्या AIDC होती है, किस हिसाब से GST काम करती है, SSL बिल कैसे निकालते हैं, ब्लफ एंट्री क्या चीज़ होती है, शिपिंग बिल क्या होता है ना। धीरे धीरे हम आगे जितने वीडियो आएंगे उसमें हम जानेंगे। अभी क्या नाम है, आज हमने जाना है कि HSN है क्या, है ना, HSN को किस हिसाब से यूज़ किया जाता है, उसके रूल्स क्या है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है ना, जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है, ये चीज़ हमने जानी। फर्दर आने वाले समय में हम लोग जानेंगे, इसको और डीपली समझेंगे, है ना। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।